हमारे साथ इस वक्त जयंत घोषाल भी जुड़े हुए हैं। जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है घोषाल जी आपका हमारे इस खास प्रसारण में। जिस तरह से लगातार हम इतिहास के किस्सों को खंगालते हुए बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक बहुत ही कुशल राजनीतिक के रूप में उनको जाना जाता है। और जयंत, अगर हम बात करें तो बहुत ही निर्विवाद शख्सियतों में से एक रहे वो, और कह सकते हैं राजनीति में कहा जाता है कि हर किसी से अगर संपर्क करना होता था तो प्रणब दा को याद किया जाता था, उनका उपयोग किया जाता था। किस तरह से जयेंद्र घोषाल आप देखते हैं कि आपका इतना लंबे समय से आपका राजनीतिक रहा उनके साथ, आपने रिपोर्टिंग की होगी, और प्रणब दा सिर्फ एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे बल्कि एक पत्रकार के रूप में भी रह चुके थे, वो एक शिक्षक भी रह चुके थे। किस तरह से उनके साथ जब आपका साक्षात्कार होता था, बातचीत होती थी, इंटरेक्शन होता था, तो वो बहुत ही अलग होता था? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, शेखर अय्यर बोल रहे थे जी। और बहुत समय तो हम दोनों एक साथ भी प्रणब बाबू के पास गए हैं। और एक रोचक कहानी है कि हम लोग जब कुछ पता करने के लिए जाते थे कि कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ, अंदर की बात हमको पता करना है, तो प्रणब बाबू मतलब वो ओथ ऑफ सीक्रेसी कहते थे कि आई कैन नॉट डिस्क्लोज द व्हाट हैपेंड इन कैबिनेट मीटिंग। तो ये एक स्टाइल था। तो वो इतिहास शुरू कर देते थे। तो उस समय इवनिंग के टाइम है, हम लोगों को जाके स्टोरी फाइल करना है और प्रणब बाबू 1956 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ। तो कभी कभी शेखर और हम लोग आपस में बोलते थे अभी 1956 में है, अभी तो 6:30 बज गया है, अभी इस समय कंटेम्पोररी टाइम में आने में कितना वक्त लगेगा। तो मैंने देखा था कि पता करने के लिए होमवर्क करना जरूरी होता था। पहले आपको पता कर लेना पड़ेगा कि कैबिनेट में एजेंडा क्या है, फिर आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा। फिर आप अगर मान लीजिए एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़े नहीं हैं और आप कुछ सवाल करने जा रहे हैं तो आप प्रणब बाबू आपको डांट देंगे। मतलब यू हैव टू डू ए होमवर्क। मुझे बहुत अच्छे एक बार जयराम रमेश ने बताया था कि प्रणब मुखर्जी इज लाइक ए क्लासिकल सॉन्ग। अगर आपको ईयर्स आर नॉट रेडी टू लिसन, मतलब किशोरी अमनकर का एंजॉय आप उसी समय कर सकते हैं गाने का, अगर आपका थोड़ा होमवर्क उनके बारे में है। तो प्रणब बाबू अपेरेंटली बहुत लोगों को लगता है कि बोरिंग है, क्योंकि वो दिल्ली स्टाइल जो पार्टी शार्टी में जाना, मतलब इसमें तो कभी कभी मैं नरेंद्र मोदी जी के जो साथ जो रिलेशनशिप, इसके पीछे भी मुझे लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में एक सिमिलरिटी है कि ये जो सोशल दिल्ली का जो टिपिकल लाइफस्टाइल, प्रणब बाबू उससे भी हटके था। 24/7 राजनीति करते थे और डेली डायरी लिखते थे, और वो एक फाउंटेन पेन में और इंग्लिश में। मैं कहता था आप तो एकदम डीएनए बंगाली का है, लेकिन डायरी आप क्यों इंग्लिश में लिखते हैं? तो कहते हैं कि इतने साल मिनिस्ट्री में रहते रहते, फाइल देखते देखते शायद वो प्रीपोजिशन भी वो फॉलो करते थे, ये प्रीपोजिशन ठीक नहीं है। तो वो डायरी जो है, मैंने कहा कि वो डायरी पब्लिश तो नहीं है, और बाकी जो किताब ऑटोबायोग्राफी वो तो ऑन रिकॉर्ड है, डायरी में तो सब कुछ एकदम डायनामाइट है। वो कहाँ है, आप दीजिए। बोला नहीं, वो मैंने शर्मिष्ठा को कस्टडियन कर दिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जब तक आई एम अलाइव इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड। दैट इज द कंडीशन। तो अभी वो देखिए, अगर वो शर्मिष्ठा के पास है, शी इज अ कस्टडियन, अगर वो पब्लिश्ड होगा तो बहुत अनटोल्ड स्टोरी कांग्रेस के साथ सोनिया जी, इंदिरा बिल्कुल। गांधी के तो साथ उम्मीद क्या कर हुआ, सकते हैं जयंतो जी कि तो कई जो बता सकते राज, हैं जिन राज का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो कभी प्रणब दा नहीं बताते थे, वो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो दुनिया के सामने आए। आपके साथ और भी बात करेंगे और भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एसके दुआ जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी जान लेते हैं। दुआ साहब, आपने प्रेसिडेंट के वेंकट रमन की बात की कि किस तरह से उनके बाद आप प्रणब दा को ही देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में हम उनके कार्यकाल का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वो बेहद ऐतिहासिक रहा और उन्होंने कई अहम बदलाव किए जो लंबे समय तक याद रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से हम उनकी बात करें कि वो काफी मुखर रहे और काफी स्टर्न रहे, और उनके जो कार्यकाल में जो इनके ऐतिहासिक जो उनके निर्णय रहे, उनमें जिस तरह से वो दया याचिकाओं के बारे में भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने 34 दया याचिकाओं के बारे में उन्होंने अपनी राय जाहिर की थी। मर्सी पिटीशंस का उनका व्यू क्लियर था कि आमतौर पे जो मर्सी पिटीशन हो वो मान जाते थे, लेकिन जो टेररिज्म का सवाल था, जो टेररिज्म का, जब कोई टेररिस्ट हो तो उस पे कहते हैं कि उस पे ज्यादा मर्सी का सवाल नहीं होता, मर्सी का सवाल नहीं होता। कितनी उन्होंने ना की, कितनी उन्होंने हाँ की, कितनी वो छोड़ गए जिन पे डिसीजन बाद में लेना पड़ा,
लेकिन उनका टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना, ये था उनका। लेकिन उनकी जो ओपिनियन होती थी या जो एडवाइस होती थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट में भी और कैबिनेट के बाहर भी। कोई मंत्री जाए उनके पास इसको कैसे हल करेंगे, तो प्राइवेट एडवाइस भी उसको दे देते, भाई मेरा तो पोर्टफोलियो नहीं है, तो कहते इसको कैसे हल करें, तो उनको दे देते, कह देते थे कि कैसे करना है। और मैंने जैसे पहले जिक्र किया 52 ग्रुप्स उनकी चेयरमैनशिप में बनाए गए फैसलों के मसले के हल निकालने के लिए। वो एक मिडिल ऑफ द रोड पॉलिटिशियन थे, कंसेंसस चाहते थे हर इशू पे निकले, वो डिसीजन जो एक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट हो, बाकी मिनिस्टरों को भी हो और कंट्री को भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो सोल्यूशन होती थी। लेकिन टेररिज्म का तो सवाल ये था कि जिस दिन वो 26/11 हुआ, All right, Mr. Dua, so he had उनकी indeed बात a होनी stern थी stand on terrorism as well. Also, we've been showing our viewers the condolence messages and how people have been arriving at 10 Rajaji Marg to express their last respects to the departed soul. Also, Home Minister Amit Shah has sent a message paying tributes to Pranab Da, and on our screens we will have the message. पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सब के बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणव की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणव दा काम करते रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणव दा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणव दा की अमिट छाप हम देख सकते हैं। और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणव दा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहें तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणव दा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनके बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी देश और विदेश सभी जगह अपनी विद्वता, अपना अभ्यासु स्वभाव और इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपने ज्ञान को उजागर करते हुए देश का सम्मान हमेशा बढ़ाया। आज प्रणव दा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं और देश की जनता सबके लिए एक लंबे समय तक एक अपूर्णीय क्षति रहेगी। और मैं मानता हूं कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल होकर काम कैसे किया जा सकता है, अगर वो सीखना है तो प्रणब मुखर्जी के जीवन को बारीकी से अभ्यास करना चाहिए। प्रभु प्रणव दा के आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को ये विकट दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रभु प्रार्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति।
So that was Home Minister Amit Shah expressing his condolences and remembering the contribution which was made by Pranab Da. Also, sand artist Sudarshan Patnaik has shared his sand art at Puri Beach with a message wherein he has paid tributes to Bharat Ratna Dr. Pranab Mukherjee, former President of India. Om Shanti. और हमारे साथ इस And yes, you're watching this special broadcast due Pranab Da, and we have been showing you since morning the proceedings at his residence 10 Rajaji Marg, wherein different dignitaries had arrived to express their last respects to the departed soul. And also in the afternoon today, the last rites will be performed at Lodi Road Crematorium. We have been talking about the immense contribution which he has made to the political scenario in the country. And to talk more about it, we are joined in by guests. We are joined in by Mr. H.K. Dua, and also we have with us Mr. Jayanto Ghoshal. Mr. Jayanto, we are talking of you're talking of the contribution and also how important he has been for the Indian political scenario, defense, finance, external affairs, and also commerce. These important portfolios which were held by him, so much so he was also serving as the deputy chairman of the Planning Commission. So put all this together, which was the most important profile of Pranab Da, which helped him in gaining this political stature which we are talking of him about today, which we're talking about him today? Mr. Jayanto. Yes. Sorry. Yes. Yeah. If we study the career graph of Mr. Pranab Mukherjee since 1969 as a Rajya Sabha MP of Bangla Congress, then the merger of Bangla Congress and Congress. But you know, in different ministries, what he did, we should now study, like when he was Commerce Minister of Narasimha Rao, a lot of people maybe we have forgotten that the first withdrawal of economic sanction with Israel, Pranab Babu did it. He held a press conference, and it was a sudden press conference. I was there in that press conference. So the Israel-India relationship, the usual mindset of the Congress, it was with the pro-Iran and the NAM mindset, Cold War mindset. But actually, Prime Minister was Rao, but Pranab Mukherjee was the Commerce Minister, and he did it. He visited Israel when Modi ji told him that somebody should go to Israel, and Sushma ji and Rajnath ji already visited, but the head of the state should visit. Pranab Babu immediately went there, and he said that I have a only small request, Mr. Prime Minister, that if I can go to Palestine also, because I should not, I should see the Palestine part of the Israel. And Israel government also immediately said that we don't have any problem. So Pranab Mukherjee visited Israel as president before Prime Minister's visit to Israel, and he did the homework for Prime Minister. So it's a very interesting relationship of the president and Prime Minister also I have seen. And he was finance minister after 25 years. He became finance minister again. That is also a very interesting part of the history. And 7 budgets he placed. And I'm telling you, he never visited the North Block room when he was not finance minister. Once he visited Advaniji's room when Advaniji was home minister with a delegation. Arjun Singh was also there on the death of Rajiv Gandhi. There is a probe. So on that issue, but he never visited the finance ministry. Even Manmohan Singh, when he was finance minister and he was the deputy chairman of Planning Commission, Manmohan Singh used to call him sir because he was the Reserve Bank governor when he was the finance minister, and he used to come to the Planning Commission. He never went. So he has an ego. I asked that you have a very strong ego. He said that Mrs. Gandhi told me that 6 feet tall man, if he is in starvation, his weight can be reduced. He can be weak, but the height will remain 6 feet. That is the political stature. That is the political ego. I am carrying this ego for my life. And only once he mistaken that he revolted against Rajiv Gandhi and Rajiv Gandhi sacked him. Both realized, because Pranab Babu also realized that it was his mistake.
And in 1987 again he came back. But I'm telling you, on the BJP relationship with the BJP leaders, when he was in the 10 Rajaji Marg, it's a very interesting bungalow because Sir Lutyens used to live there. That is a duple bungalow, is a rare duple bungalow in that area. And Prakash Javadekar, Minister, Honorable Minister Prakash Javadekar, Ravi Shankar ji, all they used to go to listen what Pranab Babu is saying on the policy matters. So policy, there is no politics of the party politics, but on the policy issues, even on the education policy, when Prakash Javadekar was the education minister, he visited Pranab Mukherjee and took inputs from him. So Pranab Babu was ready. Pranab Babu, essentially, he was a teacher. He was a double MA of political science and history, not economics. But although he was a good finance minister. And you know, Venkat Raman, when he was finance minister, he took the IMF loan, and as finance minister, he completed that IMF loan, and the last installment he didn't pay. I mean, we said that we don't want the last loan segment. So he had different success in different ministries. But one thing I should tell, that he is a man of political pluralism, consensus. And when Prime Minister Narendra Modi called him on 25th January 2019 for Bharat Ratna, just one day before, and we have to announce it, and Narendra Modi said that I am extremely busy because the South African head of the state has come for the Republic Day parade and he is a guest. So I can't go, but that is a practice that Prime Minister will go and will talk on the Bharat Ratna, and then the things will be, finalized. But I am informal and we have that relationship, so I can say that you have to accept this Bharat Ratna. So immediately, Pranab Mukherjee said, I don't have any problem because you are over phone, you are telling me, and I am accepting it. And he didn't tell it to his daughter. Sarmishta later, when she came to know that father is going to take the Bharat Ratna award next day, and she said that it's a very big thing, and you have not announced. You have not told me. So, and is it good? Because BJP is giving you the Bharat Ratna, not Congress. Pranab Mukherjee said it is not BJP. Prime Minister called me. Prime Minister is the institution, and they are giving me, I am a congressman. बिल्कुल, तो जब तक कि उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, उन्होंने अपने परिवार के साथ भी इतनी बड़ी खबर को, इतनी बड़ी खुशी की बात को उन्होंने साझा नहीं किया था। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि सबको साथ रखने की कला में महारत हासिल थी, और लगातार इसी बात का जिक्र अमित शाह जी ने भी किया। और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ रही हैं, कल्याणी शंकर हमारे साथ जुड़ रही है। और जिस तरह से बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास प्रसारण में। और अभी हम जयंत खुशहाल जी से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने बात की प्रणब दा से, और उनके साथ का एक किस्सा वो यहाँ पर साझा कर रहे थे। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री और प्रणब दा के बीच जो आत्मीय रिश्ता था उसका भी यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। ऐसे कई लम्हे रहे हैं, ऐसे कई मौके रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री ने बात की है प्रणब दा के बारे में। और 2017 में तो वो मौका था जब वो काफी भावुक भी हो गए थे, और एक बार फिर उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात की कि 2014 में जब वो आए थे दिल्ली तो प्रणब मुखर्जी से व्यापक मार्गदर्शन और सहयोग उन्हें आशीर्वाद मिला था। किस तरह से आप देखते हैं प्रणब दा और प्रधानमंत्री के बीच जो एक बेहद आत्मीय का एक रिश्ता रहा उसको? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं मैम? हाँ, अच्छा, आई कांट सी, वो फोटो नहीं, ये नहीं है, वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आई कैन टॉक टू यू जी। आपका क्वेश्चन एक बार पूछ सकते हैं? सॉरी मैम, बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो सबको एक साथ लेकर चलने में महारत उनको हासिल थी, और क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी एकजुट में उन्हें आज याद कर रहे हैं बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज के साथ। और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़े किस्से का एक दो बार यहाँ पर जिक्र हुआ है, और हमने कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री बहुत ही खुशी के साथ उनके साथ उनकी बातचीत रही, और एक ऐसे भी लम्हे रहे हैं जब वो काफ़ी भावुक हो गए प्रणब दा के बारे में बात करते हुए। किस तरह से आप देखते हैं कि विभिन्न क्रॉस पार्टी लाइंस, विभिन्न लोगों के साथ उनका बहुत ही आत्मीय रिश्ता रहा, और खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बारे में बात करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा शोकाकुल नजर आते हैं। नहीं, देखिए, प्रणब दा का वो संबंध सब पार्टी के साथ बहुत ही अच्छे थे, और इसका कारण एक और है
कि वो जब भी गवर्नमेंट में रहे तभी लोगों से बात करना उनका हक हो गया था। उसके आगे विपक्ष में आए तभी भी वो बहुत बहुत टाइम तक वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन राज्यसभा, और इसलिए उनको सबसे बात करना, उसके बाद मिलना और उनके साथ अच्छी संबंध रखना, और उसमें बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो किया। मेरा हिसाब से तो प्रणब मुखर्जी का एक एम्बिशन था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर वी नेवर हैड। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो उन्होंने अपना किताब में भी लिखा है, सोनिया गांधी सब जब मनमोहन सिंह को चुना तभी ये सोच रहे थे कि हमें चुनाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसका पहले जो इंदिरा गांधी का डेथ हुआ तभी भी वो नंबर 2 था, नरसिम्हा राव के साथ भी नंबर 2 था, उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ भी नंबर 2 था। तभी राजीव गांधी के पक्ष में लोग अभी बोल रहे थे, तभी प्लेन में आते ही इन्होंने बोला कि नंबर 2 है, इसलिए हमको बनाना है। तो इसी वजह से उनका राजीव गांधी का थोड़ा सा स्ट्रेन हो गया। उसके बाद वो अपना पार्टी बनाया, फिर बाहर गया, फिर वापस आया। लेकिन वो नरसिम्हा राव जब आया उसके बाद ही तो पार्टी में उनका थोड़ा अच्छा मिला। वो भी 1-2 साल तक मिनिस्टर नहीं बना। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहा, फिर कॉमर्स रहा। उनका एक्सपीरियंस के सामने आज की जमाना में कोई भी नहीं है इंडिया में उसी तरह का बोलने के लिए। तो इसलिए प्रणब मुखर्जी का वो इंडिया का वो प्राइम मिनिस्टर बनना था, वो नहीं रहा। वो एक बहुत बड़ी एम्बिशन था, वो नहीं हुआ। उसको सबको मालूम होना चाहिए कि किस वजह से ऐसे, लेकिन प्रेसिडेंट बना उसके बाद भी जो अपना किताब में लिखा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए हमें चुनना चाहिए था, ऐसा सोच है। और एज ए प्रेसिडेंट उनका सब लोग बाकी देशों से भी उनका बहुत अच्छा संबंध था, तो जो भी आते हैं उनसे बात भी करते थे। वो इतना ज्यादा उनका नॉलेज है, आप बिलीव नहीं करेंगे। सबका 1935 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, सभी चीज उनको पार्लियामेंट्री की जो भी नॉलेज है उनको सबसे ज्यादा, स्पीकर के से भी ज्यादा वो उनका था। तो उसको उपयोग किया अपना गवर्नमेंट में रहने के टाइम भी और अपोजिशन में आने के बाद भी। फिर सभी लोग उनका जो ड्राफ्टिंग है रेजोल्यूशन कांग्रेस का बहुत बार प्रणब मुखर्जी ने किया है, और उसके बाद वो सबके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था। इसलिए तो अभी कोई भूलेंगे नहीं, उनकी याद है। और सबसे ज्यादा वो मोदी जी के बाद पास उनका संबंध हुआ था, वो बड़ा आश्चर्य था। लोग सोचा कि वो बीजेपी है, ये तो लेफ्टिस्ट है, प्रणब दा तो सबसे ज्यादा बड़ा लेफ्टिस्ट है वो, इसलिए लेफ्ट लोग भी उनको बहुत चाहते थे। तो इस वजह से कोई नहीं सोचा कि मोदी जी के साथ इनका इतना अच्छा संबंध हुआ। लेकिन वो संबंध उनके साथ भी नहीं हुआ। फिर उसके आगे आपको याद होगा एक बार आरएसएस ने उनका वो विजयदशमी का ये बड़ी रजिस्टर होता है, उस समय भी ही वाज कॉल्ड। तो इसलिए दैट टाइम देयर वाज अ बिग कंट्रोवर्सी, कांग्रेस में कैसे आरएसएस में जाएंगे, और सोनिया गांधी ने मैसेज भी भेजा कि आप नहीं जाना, फिर भी वो गए उधर, वो अच्छी तरह से बात करके आए। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रणब दा का इंडिया का हिस्ट्री में उनके नाम गोल्डन लेटर्स में लिख जाएगा। Yes, and it is because of these qualities he was bestowed, he was awarded with the Best Administrator Award in India in 2011. From here we go across to our other guest, Mr. H.K. Dua. Sir, when we began talking with you, you were talking of how you've closely worked and how you've closely known Pranab Da. We're running short of time, but very quickly I would want you to bring to light some fond memories, some important highlights, some important incidents which would always be etched in your hearts, in your heart forever. No, his experience was, frankly speaking, so vast, and he shared that experience, giving the background why this decision was taken. That is memorable for a newsman to get that background, whether you are a newsman and whether he is minister or not a minister. He will never disclose a secret conversation with anyone. But perspective जो वो देते थे हर मसले का, वो हर शेड ऑफ ओपिनियन देते थे और ये फैसला क्यों किया गया। उनका खास जो एक सवाल यहाँ पे उठा था कि उनकी खास मिनिस्ट्री किस में दिलचस्पी थी। वो वर्कaholic थे, जो भी मिनिस्ट्री दो वो अपना काम करके सक्सीड होना चाहते थे। और उनको एक अफसोस जरूर था कि उनको होम मिनिस्ट्री नहीं मिली, नहीं तो टॉप कैबिनेट
कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स में वैसे ही आप खुद भी बन सकते थे। होम मिनिस्ट्री का नहीं मिला। बाकी फॉरेन मिनिस्ट्री ही एंजॉयड सर्टेनली। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लव्ड इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड ही गिव सम एक्सीलेंट बजट्स। एक जो उनका कंट्रोवर्शियल बजट हो गया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर, उन्होंने एक वो नया टैक्स लगा दिया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया था, बड़ी कंट्रोवर्सी उस पे। तो उनको वो अच्छा नहीं लगा, उनको रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है। मेरा बाकी बजट तो एक्सेप्ट हो रहा है, ये नहीं लग रहा, तो बाद में उसको किसी तरीके रिवर्स करना पड़ा सरकार को। लेकिन उस वक्त भी सरकार ने उनको लेट डाउन नहीं किया, वो बाद में उसका हल निकालना पड़ा। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था और किसी मंत्री का नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, हर एक के साथ कोऑपरेट किया है, हर एक के साथ। और जब बाद में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह की और जॉर्ज बुश के साथ, उससे पहले ये वाशिंगटन में गए थे और एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन की गई थी जो अमेरिका और इंडिया के डिफेंस पार्टनरशिप में क्या रहेगी। वो दैट वाज अ बेसिक एग्रीमेंट। उसके बाद तो फिर और भी चीजें की गई हैं उस एग्रीमेंट के बाद। तो और फिर न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो की है, दे बिकेम काइंड ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। न्यूक्लियर एग्रीमेंट से पहले जो डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट थी, दैट चेंज्ड काइंड ऑफ इट इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो काफी उनके जो, और 2008 का जो बजट है वो मेमोरेबल बजट रहेगा। उस वक्त वर्ल्ड रिसेशन में हो रहा था और वो बजट कंबाइन होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का रोल होता है। और वो बजट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया नॉट गोइंग थ्रू द काइंड ऑफ रिसेशन विद द वर्ल्ड वेंट थ्रू। वी हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल, दैट्स बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह एज वेल एज on through the budget. Pranab Mukherjee's budget, he was a finance minister. That cooperation was very, very useful at that time, दोनों की। बस उनका एक रह गया था, बस होम मिनिस्ट्री नहीं मिली, बाकी तो शादी कर लिया था उन्होंने। एक तीसरी बात, उनका जो कॉन्टेक्ट अपोजिशन लीडर्स से था, he was a link between government and the opposition leaders. तो पहले ही भाप जाते थे और पता लग जाता था कि कहाँ से इसको अपोज किया जाएगा, और उनके पास जो है और कोई ना कोई आर्गुमेंट होती थी अपोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए। उनके खिलाफ किसी अपोजिशन लीडर ने इतना बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाया, ये आपको देखना होगा, बिकॉज वो मिडिल ऑफ द रोड सोल्यूशन करते थे और समझा देते थे कि ये क्यों दिया गया था। वो टीचर जो थे, ही taught policy to the member of parliament whosoever could not understand the policy. So that's and a mild mannered person. All right, so those nahi rahe wo. Right, so those were your memories from here. Let's also acquaint our viewers with a detailed profile spanning the career, the political life of late Pranab Mukherjee. Up next, we'll play this special report.